कहानी की शुरुआत होती है ग्लास के टूटने से, जहाँ पर यूना बहुत ही रोती है अपने पति की पोस्ट को देखकर कि मैंने अपने दोस्त के लिए अपने हाथों से ब्लूबेरी का केक बनाया है। और यानझाओ की तो किमी के बेटे के साथ की फोटो होती है। यूना सोचती, यानझाओ तो फिर तुम्हारा ये सीक्रेट था। उसे फ़ोन करती पर बार बार तो यानझाओ का फ़ोन अनअवेलेबल बताता है। वो सोचती, सबको पता है कि मैं यानझाओ से प्यार करती हूँ और सबको ये भी पता है कि यानझाओ अपने पहले लवर को अब तक नहीं भूल पाया है। वो तो सारे खाने को फेंक देती है। सोचती, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं उसके दिल को पूरी तरह से जीत लूँगी। याद करती कुछ घंटे पहले, जहाँ पर उसने यानझाओ के लिए स्पेशल केक और खाना बनाया था, क्योंकि आज दोनों की शादी की 3री सालगिरह थी। और वो तो वांगमा को भी छुट्टी दे देती है यानझाओ को सरप्राइज देने के लिए। पर घंटों बीतने के बाद भी वो घर नहीं आता। वापस यूना तो काफ़ी रोती है। सोचती तो वो अपने पहले प्यार को अब तक नहीं भूल पाया है। याद करती है जहाँ पर 3 साल पहले तो गुंडे उसके घर आते और माँ से कहते हैं, अपने कर्ज नहीं चुका सकती तो ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को लेकर जाते कि तभी वहाँ पर यानझाओ आ जाता है। गुंडे से कहता, यून फैमिली के सारे कर्जे मैं चुका दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। और यूना बताती कि यानझाओ ने मेरी फैमिली को डूबने से बचाया, मेरे छोटे भाई को विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं एक लॉयल वाइफ बनूंगी इसके लिए और लाइफ टाइम उससे प्यार करूंगी। और यहाँ पर यानझाओ तो शादी के लिए प्रपोज कर, फिर आगे दोनों की तो शादी हो जाती। फिर यूना बताती है, शादी के बाद तो मैं और यानझाओ एक हैप्पी कपल थे, साथ में खाना बनाना, प्यार करना, सब कुछ था हमारे बीच में। वापस से यूना कहती, पर सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर वो केक को बर्बाद कर देती है। काफ़ी रोती। फिर आधी रात को घर पर यानझाओ आ जाता है। वो तो सोने का नाटक करती और यहाँ पर यानझाओ उसे किस करता है। उसका प्यार तो चालू हो जाती कि तभी यूना उसे रोक लेती है कि यानझाओ उसे जगाता है, कहता है मैं सारी बातों को ठीक कर दूंगा। और यहाँ पर किस करता कि तभी यूना को सारी बातें याद आती है। वो तो रुक जाती है और यहाँ पर वोमिटिंग होने लगती है। यानझाओ कहता है, क्या तुम बीमार हो? तो भागते बाथरूम में जाती अपने लिप्स को वो तो वाइप करती है। सोचती, मैं सीख नहीं, मैं तो जेलस हूँ। रूम में आती यानझाओ कहता है, पानी पी लो। यूना कहती, नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो यानझाओ कहता है, बस 3री शादी की सालगिरह की तो बात थी, कोई बात नहीं, मैं कल रेस्टोरेंट को बुक कर देता हूँ, हम कल एनिवर्सरी को मना लेंगे। यूना कहती, तुम्हें याद था? पर तभी उसे किमी का फोन आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और यूना से कहता है, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, इस कार्ड को रख लो, जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो, ये माफी के तौर पर है। यूना तो गुस्सा होती है और यानझाओ बिना कुछ कहे कार्ड देकर चला जाता है। तो यूना सोचती है, बस एक फ़ोन कॉल और तुम उसके पास भागे भागे चले गए, मेरे आंसू भी तुम्हें नहीं दिखे। और तभी उसे अपने पापा का फ़ोन आता है कि माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। फिर वो तो अस्पताल जाती है, जहाँ पर पापा कहते, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी माँ को हार्ट की बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, पर हमें डॉक्टर नहीं मिल रहा, यानझाओ हमारी हेल्प कर सकता है। तो यूना कहती, ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। और कॉल करती पर यानझाओ का फ़ोन तो फिर से अनअवेलेबल बताता है और फिर बार बार वो तो फ़ोन को कट कर देता है। तो पापा को शक होता है, कहते, यूना तुम्हारे और यानझाओ के बीच में सारी बातें ठीक तो है ना, तुमने लड़ाई की है? यूना कहते, एक्चुअली मैं और यानझाओ की तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि पहचान लेते कि यूना तो मिस्टर यानझाओ की वाइफ है और तुरंत दिमाग की सर्जरी करवाने की वो तो बात करते हैं। कहते, आप तो मिस्टर यानझाओ की वाइफ हो ना, आपके लिए हमारा अस्पताल अपना बेस्ट काम करेगी। यूना तो पापा को डिवोर्स के बारे में नहीं बताती और यहाँ पर दोनों माँ का वेट करते और कुछ घंटे बाद तो माँ की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। पापा कहते, यूना से यानझाओ को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना और तुम्हारे यानझाओ के बीच में जो भी बातें हो सारी बातों को ठीक कर लेना। यूना कहती, ठीक है। और सोचती है, माँ के ठीक होने के बाद मैं मम्मी और पापा को मेरे और यानझाओ के डिवोर्स के बारे में सारी बातें बता दूंगी। और वो बिल पे करने की बात करती है। और वह अस्पताल में तो यानझाओ पे आया होता है। वो यानझाओ को देखती है, वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यूना कहती है, मैं तुमसे। तभी उसे किमी का फ़ोन आ जाता है। वो तो स्माइल देता है, कहता है, ठीक है, बहाने करना बंद करो, मैं तुमसे मिलने जल्दी आ रहा हूँ। और कहता है, यूना से मैंने तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट तो बुक कर दिया है, कल हम दोनों साथ में चलेंगे। और वहाँ से बिना कुछ कहे वो चला जाता है। यूना तो काफी गुस्सा होती है, सोचती, यानझाओ आज के पहले तुमने मुझे कभी इस तरह इग्नोर तो नहीं किया, मैंने खुद से झूठ कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और वो लॉयर को कॉल करती, कहती, मैं यानझाओ से डिवोर्स चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो। फिर नेक्स्ट डे दोनों तो रेस्टोरेंट जाते हैं। यानझाओ कहता है, यूना ये हमारे 3rd एनिवर्सरी का तोहफा मेरी तरफ से। और यहाँ पर वो उससे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है डायमंड का।
यूना कहती थैंक यू। अपने हाथों को हटाते पर यांझाओ उसे पकड़ लेता है। कहता है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना तुम्हारे हाथों में, पसंद तो है ना। यूना कहती हाँ पसंद है, और हाथ को खींच लेती कि तभी उसका पर्स गिर जाता है जिसमें तो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो कहता है इसमें क्या है। यूना कहती कुछ नहीं, बस मेडिकल की रिपोर्ट्स थी। उसे तो शक होता है, वो देखने चाहता है कि तभी उसे फोन आ जाता है और वो बिना कुछ कहे फिर से किमी से मिलने के लिए चला जाता है। यूना बहुत ही उदास होती, सोचती अगर तुमने डिवोर्स के पेपर देख लिए होते तो भी क्या फर्क पड़ता, तुम्हें तो बस किमी की परवाह है ना। और यह यांझाओ अस्पताल में किमी को मेडिसिन दे रहा होता है। कहता है आराम से पानी पीना, क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। तो किमी कहती है उसे पकड़ते हुए तुम मेरे साथ रहते हो तो मैं काफ़ी बेटर फील करती हूँ। तो यांझाओ कहता है तुम्हें खुद की केयर तो करनी होगी ना, और सब कुछ तो यूं ना बाहर से देख रही होती। तभी वो किमी के हाथ में ब्रेसलेट को देख लेती है और फिर अपने ब्रेसलेट को देखती है। सोचती यांझाओ तुमने मेरे सामने अपने प्यार को तो चुन ही लिया ना, तोहफा भी तुमने सेम बाय किया है, और यहाँ पर वो तो ब्रेसलेट को फेंक देती है। यांझाओ तो किमी से बातें कर रहा होता है और यूना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी किमी यहाँ पर खांसती है। यांझाओ कहता है क्या बात है। तो किमी कहती मुझे लगता है कोल्ड हो। और तभी रूम के बाहर तो नर्स होती है, ब्रेसलेट को उठा लेती है, भागती हुई जाती, कहती देखो ना कितना सुंदर है, डायमंड का ब्रेसलेट है ये। वो ब्यूटीफुल लेडी इसे फेंक के चली गई। और तभी वहाँ पर तो यांझाओ आता है। कहता है पेशेंट को लगता है कोल्ड हो चुका है, और तभी वो ब्रेसलेट को देख लेता है। कहता है ये तो यूना का है, और सोचता है उसे तो बस यूनिक चीजें ही पसंद आती है, उसने इसे फेंक दिया। और कहता है तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहते मिस्टर यांझाओ सॉरी, ब्यूटीफुल लेडी ने कुछ टाइम पहले इसे फेंक दिया था तो मैंने उसे उठा लिया। वो रूम में जाता है, किमी से कहता है मुझे कुछ अर्जेंट काम है, नर्स यहाँ पर आती होगी। तो किमी उसे पकड़ते हुए कहती पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम आज रात को मेरे साथ ही रुकोगे। यांझाओ हाथों को हटाता है। कहता किमी मेरी और यूना की शादी हो चुकी है। तो किमी कहती हाँ सारी गलती मेरी, इन दिनों तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ रह रहे हो, तुम्हारी वाइफ काफ़ी दुखी होगी इन बातों से, तो तुम जाके उसे कंफर्ट कर सकते हो। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, तुम खुद की केयर करो, और चला जाता है। तो किमी काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वो घर पहुंच जाता है जहाँ पर यूना तो सोई होती। यांझाओ सोचता है लगता है यूना मुझसे फिर से गुस्सा है, लेकिन इसने मुझसे अब तक डिवोर्स की बातें नहीं की, मतलब इसे कोई भी बातें नहीं पता, और वैसे भी मुझे डिवोर्स तो नहीं दे सकती। ब्रेसलेट का गिरना बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इसने मुझे और किमी को नहीं देखा साथ में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यांझाओ कहते यूना तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है। यूना कहते लगता है कि वो कहीं गिर चुका है, मैं कल जल्दी जल्दी में अपनी माँ से मिलने अस्पताल चली गई। वो कहता है मुझे मिल चुका है, अस्पताल में गिरा था। उसे पहनाने चाहता है। यूना कहती है मुझे नहीं चाहिए, ये यूनिक तो नहीं है। यांझाओ सोचता है मेरा अंदाजा सही था, यूना को बस यूनिक गिफ्ट ही पसंद आते, इसने मुझे और किमी को नहीं देखा। उसे पकड़ने जाता है तो गुस्से में कहती मुझे टच मत करना, तुम डर्टी हो। तो यांझाओ गुस्से में कहता है यूना तुम कैसी बातें कर रही हो। यूना कहती मैं तो बचपन से ऐसी बिहेव करती, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। तो वो कहता है गुस्से में ब्रेसलेट के लिए तुम इतनी गुस्सा हो। यूना कहती क्या तुम्हें बस यही लगता है, तुम कल रात को घर क्यों नहीं आए थे, मैंने कहा कि मुझसे दूर हटो। उसे धक्का मारती है तो वो उसे पकड़ लेता है, कहता है शांत हो जाओ। तो यूना से जोर से धक्का मारती और तभी वो तो बेहोश हो जाती है। तभी यांझाओ सोचता है जब भी मुझसे गुस्सा होती है तो ऐसे ही बेहोश होने का नाटक करती ताकि मैं गिल्टी फील करूं। और कहता यूना तुम बेहोश होने का नाटक करना पहले बंद करोगी। ठीक है नाटक करो, जब तुम शांत हो जाओगी तब हम बात करेंगे। और गुस्से में वो तो चला जाता है। और तभी घर के बाहर तो मिमी आ जाती, कहती भैया भाभी कैसी। वो कहता है तुम्हारी भाभी का मूड ना बहुत ही खराब है, उसके दिमाग को शांत करो। वो रूम में जाती जहाँ पर यूना तो बेहोश होती है और तुरंत यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करती है, फिर से अस्पताल का। मिमी कहती भाभी आपको होश आ गया, डॉक्टर ने कहा था कि आपको लो ब्लड शुगर हो गया था। और तभी मिमी यूना को हैप्पी करने के लिए साथ में शॉपिंग पर जाने की बात करती। एवी ड्रॉप के खत्म होने के बाद फिर आगे शॉपिंग मॉल में तो यांझाओ किमी के साथ होता है। एम्प्लॉय कहती मैम ये हमारे शॉप के लेटेस्ट डिजाइन है। तो यांझाओ कहता है किमी तुम इसे ट्राई करो। और वो जाती है कि तभी यहाँ पर मिमी तो यांझाओ को देख लेती और चिल्लाती भैया आप किसके साथ में यहाँ पर शॉपिंग पर आए हो। उसे देखने जाती है तो उसे रोक लेता है और यूना से कहता है तुम मेरा यहाँ पर पीछा कर रही हो। यूना कहती मैं पीछा क्यों करूंगी।
और सोचती अब तुम इसके साथ में मॉल में भी घूमने आ रहे हो। मिमी तो काफी गुस्सा होती, कहती भैया आप किसके साथ में चक्कर चला रहे हो, मुझे देखना है। तो यांझाओ गुस्से में कहता है मिमी जबान संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा। बोलता यूना तुम मिमी के साथ में घर जाओ, मैं घर आके सारी बातें बता दूंगा। यूना मना करती है तो यांझाओ कहता है ठीक है मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ तुम दोनों को बाहर करने के लिए। यूना कहते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो यांझाओ कहता है ठीक है बाद में पछताना मत। तो गुस्से में यूना वहाँ से चली जाती है। तभी मिमी गुस्से में कहते भैया आप जो कुछ कर रहे हो बहुत ही गलत है, देखना भाभी आपको छोड़ के चली जाएगी और आप बहुत ही रोने वाले हो। उसके जाते किमी आ जाती, कहती तुम्हारी वाइफ ने मुझे और तुम्हें गलत सोच लिया है, क्यों ना मुझसे जाके सारी बातें एक्सप्लेन कर दूं। यांझाओ कहता है यूना काफी गुस्सेल है, वो तुम्हें हर्ट कर सकती इसलिए मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता, पर मैं इतना जानता हूँ कि यूना मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। तभी किमी कहती क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम मेरे और मेरे बेटे के बारे में सच्चाई किसी को नहीं बताओगे। तो यांझाओ कहता है क्यों। किमी कहती 6 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे फोर्स किया था तुमसे दूर जाने के लिए और मैंने दूसरे मैन से शादी कर ली और उस मैन ने मुझे बहुत ही परेशान किया, फोर्स किया और मेरा उसके साथ में बेटा भी हो गया। पर ये सारी बात अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को पता चली कि मैं वापस आ चुकी हूँ तो मुझे और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज। मैंने मेरे बेटे ने तो बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फिर से उदास हो, तो क्या तुम मेरे बेटे के बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं बताओगे, अपनी वाइफ को भी नहीं। तो यांझाओ से पकड़ता है, कहता है किमी तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले यूना मेरी वाइफ हो तो भी तुम और तुम्हारा बेटा कभी उसकी वजह से सफर नहीं करेगा और तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ सारी बातों का जिम्मेदार तो मैं हूं ना। मेरी वजह से तुम्हें विदेश जाना पड़ा तो मैं तुम्हारे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। किमी कहती है थैंक यू सो मच तुम्हारी बातों के लिए और सोचती मुझे जल्दी इसका और यूना का डिवोर्स तो करवाना होगा। और यहाँ घर पर तो यूना घर छोड़ के जा रही होती, मिमी उसे रोकती है पर यूना कुछ नहीं सुनती और घर छोड़ के चली जाती। और तभी वहाँ पर तो यांझाओ की कार आ जाती है। ड्राइवर कहता है बॉस मैम तो रोते हुए लगता है घर से जा रही थी, क्या मैं उनके लिए गिफ्ट को बाय कर दूँ। तो यांझाओ कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तमाशा करना तो बहुत ही पसंद है। और घर के बाहर तो मिमी होती, यांझाओ कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती आपने देखा नहीं कि भाभी घर छोड़ के जा चुकी है, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो यांझाओ कहता है रोकना क्या है, वो खुद वापस आ ही जाएगी, मैं जानता हूँ। मैं कहती भैया क्या पागल हो, भाभी आपको डिवोर्स दे देंगी। तो यांझाओ कहता है ऐसे कैसे, पूरी दुनिया में वो बस मुझसे प्यार करती और बस मैं ही उसके पास हूँ, तो मुझे छोड़ के कहाँ जा सकती है। और यहाँ अस्पताल में माँ की हालत थोड़ी ठीक होती है। वो यूना से कहती है क्या बात है, तुम इतनी परेशान दिखाई क्यों दे रही हो, क्या यांझाओ ने तुम्हें हर्ट किया है। तो यूना कहती माँ यांझाओ का पहला प्यार अपने बेटे के साथ आ चुकी है और यांझाओ उनके साथ में यांझाओ से डिवोर्स चाहती हूँ। पापा यांझाओ पर तो काफ़ी गुस्सा होते, कहते यूना तुम्हारा जो भी फैसला है हम तुम्हारे साथ हैं। यूना काफ़ी भावुक होती, कहती मम्मी पापा थैंक यू सो मच। और यहाँ घर पर यांझाओ तो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम्हें यूना के बारे में कुछ पता चला। वो कहती नहीं बॉस। और तभी वहाँ पर तो यूना आ जाती है, वो तो स्माइल देता है, बोलता है फाइनली तुम वापस आ गई, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट की बिहेवियर के लिए माफ़ करता हूँ, पर अब से तुम घर से बाहर मत जाना बिना बताए। वो कहती यांझाओ मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और पेपर्स को देती है। यांझाओ पेपर्स को लेकर कहता है तुम में इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे डिवोर्स मांग रही हो। तो यूना कहते यू फैमिली के लिए तुमने इन सालों बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स के बदले 1 रुपया भी नहीं चाहती, मैं बस तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। और अगर तुम सौ फैमिली की रेपुटेशन को बचाना चाहते हो तो ठीक है, मैं मीडिया में रिपोर्टर्स में तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम जितने चाहे उतने मुझ पर झूठे इल्जाम लगा सकते हो और माँ बेटे के नाम को क्लियर भी कर सकते हो। यांझाओ यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है मेरे बारे में इतना सोचने के लिए क्या मैं तुम्हारी तारीफें करूँ। पेपर्स को फेंक देता है। तो यूना कहती मैं डिवोर्स के पेपर पर साइन तो कर दिए, फ्री कब हो, हम डिवोर्स सर्टिफिकेट को उस दिन ले सकते हैं और वेडिंग रिंग को निकालते। तभी यांझाओ उसके हाथों को रोक लेता है, कहता है मेरा किमी के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। यूना कहती भरोसा, हमारे शादी के तीसरे सालगिरह के दिन तुमने पूरे रेस्टोरेंट को बुक किया था किमी के नाम पे, उसके बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, और मैंने अस्पताल में तुम्हें किमी के बाहों में देखा था और तुम मुझसे भरोसा मांग रहे हो। यांझाओ कहता है इसका मतलब कि तुमने ब्रेसलेट को फेंका था। यूना कहती हाँ मैंने फेंका था, अगर तुम किमी से इतना प्यार करते तो ठीक है, मैं तुम दोनों को विश करती हूँ शादी के लिए। यांझाओ कहते यूना मैं जानता हूँ कि मैं कुछ बातों को लेकर केयरफुल नहीं हूँ और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। यूना कहता अच्छा तुम्हें अफसोस हो गया कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया।
तुम कितने केयरलेस हो ना, उसे जोर से धक्का मारती है। वो कहता है बस करो, वो कहती तुम बस करो। और तब उसे मीटिंग की फीलिंग आती। यान झाओ कहता है क्या तुम माँ बनने वाली हो? वो कहती है क्यों, तुम भूल चुके हो हमेशा नाइट स्पेंड करने के बाद तुम मुझे बर्थ कंट्रोल की गोलियां खिलाते हो। यान झाओ कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी किट को बाय कर दूंगा। तो यूना सोचती यान झाओ तुमने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं। और कहती डोंट वरी, अगर मैं अनएक्सेप्टली तुम्हारे बच्चे की माँ बन भी गई ना तो भी मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, ताकि फ्यूचर में बच्चे तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट और उसके बेटे से प्रॉपर्टी की डिमांड ना करें। यान झाओ बेशर्मी की तरह कहता है यूना कि सच में तुम हमारा बच्चा नहीं चाहती? वो कहती है मैंने डिवोर्स की बात की है तो फिर बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है? यान झाओ उसे मुझसे पकड़ता है, कहता है तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हारी फैमिली पर 1 बिलियन खर्च किए हैं? ठीक है तो मुझे 1 बिलियन ला के दो और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसे गुस्से में उठा के बेडरूम में लेकर जाता है। वो कहती मैंने कहा ना कि मुझसे दूर हटो। वो कहता है क्या तुमने शादी को मजाक बना रखा है? डिवोर्स देना ना देना मेरी मर्जी होगी। यूना कहती है पर मैं तुम्हें डिवोर्स दे के रहूंगी और हाँ मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। यान झाओ तो स्माइल देता है, कहता है कैसे वापस करोगी? चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम्हारे कॉलेज खत्म होने के बाद तुमने मुझसे शादी की थी, तुम तो टॉपर थी ना कॉलेज की, फिर भी अगर तुमने कमाना स्टार्ट किया अब से तो महीने के तुम कमाओगे 50,000 और 1 बिलियन को पे करना। लाइफ टाइम भी तुम उतने पैसे नहीं कमा पाओगी। तो यूना कहती मिस्टर यान झाओ हमारे डिवोर्स के एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने मुझे शादी में चीट किया है, गलती तुम्हारी है। तो मैं चाहूँ तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी को मैं ले सकती हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर रही। तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? यान झाओ कहता यूना कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ की हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, तुम्हें और पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। और हाँ तुम्हारे माँ बाप तो मेरे दिए के घर में ही रहते हैं, डिवोर्स के बाद वो कहाँ रहेंगे? चाहता है तभी यूना कहती क्या तुम उन माँ बेटे को लीगली नाम देना नहीं चाहते? तो यान झाओ गुस्से में कहता है कि मैं उसके बेटे के बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती और ना ही तुम उससे मिलने जा सकती। बस इतना सोचो कि तुमने कभी उन्हें देखा नहीं और ना ही तुम उससे मिली हो। उसके जाते यूना तो यहाँ पर काफी रोती। फिर कुछ दिनों बाद तो यूना माँ को लेकर उनके घर आ जाती। माँ कहती यूना तुमने यान झाओ को डिवोर्स दिया। कहती मेरे और यान झाओ के बीच की सारी बातें ठीक हो चुकी हैं, वो मुझे चीट नहीं कर रहा। माँ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। माँ यहाँ पर खुश होती सोचते यान झाओ की सारी बातें सही तो है। माँ की अभी भी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, मैं इन्हें किसी स्ट्रेस में नहीं डाल सकती। अभी माँ कह रही तुम्हारे और यान झाओ के बीच की सारी बातें ठीक है जान के मुझे अच्छा लगा। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है, हम यान झाओ के घर को उसे वापस कर रहे हैं और हम तुम्हारे अंकल के पुराने घर में रहने जा रहे हैं कल से। पापा कहते कार्ड मुझे यान झाओ ने भेजा था, मैंने इसमें 1 रुपया भी यूज नहीं किया है और हाँ मैंने इसमें कुछ और पैसे भी ऐड कर दिए हैं, तुम इन पैसों को यान झाओ को वापस कर देना। यूना कहती मम्मी पापा थैंक यू सो मच। और कहती माँ पापा मैं अपनी मेडिसिन की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मुझे अपने डॉक्टर की इंटर्नशिप को कंप्लीट करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? पापा कहते हाँ मैं डॉक्टर से बात करूंगा इसके बारे में। वो तो काफी खुश होती और फिर घर पे यान झाओ को देखती है, सोचती आज ये अपनी व्हाइट मूनलाइट से मिलने नहीं गया। यान झाओ कहता है माँ कैसी है? तो यूना उससे कार्ड वापस करती, कहती तुम्हारे पैसे मेरे पेरेंट्स को नहीं चाहिए, इसमें मेडिकल के 30 लाख और हाँ कुछ रुपए मेरे पापा ने ऐड किए और साथ ही में तुम्हारा घर वो हमेशा के लिए खाली कर रहे हैं। वो तो कार्ड को फेंक देता है, यूना के पीछे जाता है, गुस्से में कहता है तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, तुम दूसरे रूम में सोना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर वो तो उसे केस करता है, यूना तो यहाँ पर उसे रोकती है पर वो रुकता नहीं है। और तभी उसे तो फोन आ जाता है। यूना कहती किमी का कॉल है ना, कमाल की बात है मेरे मना करने पर तुम नहीं रुके पर उसके कॉल पर तुम तो रुक गए। यान झाओ कहता यूना बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और तुम अपने गुस्से को पूरी तरह से शांत कर लो। और कॉल पे कहता है रोना बंद करो, बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। और यहाँ पर यूना गुस्से में पीलो को चला के मारती, कहती तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो, तुम घटिया पर्सन हो। फिर वो तो किमी से मिलने उसके घर जाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना? किमी कहती मुझे माफ कर दो, मुझे बार बार बुखार आ रहा है और तुम्हें मुझसे मिलने यहाँ आना पड़ रहा है, तुम्हारी वाइफ काफी गुस्सा होगी ना? यान झाओ कहता है वो गुस्सा नहीं है, वो टेम्परेचर को चेक करता है, कहता है तुम्हारा बुखार तो अभी खत्म हो चुका है, तुम ठीक हो, एक काम करो तुम खा लेना और हाँ सो जाना, मैं घर जा रहा हूँ। किमी यान झाओ के हाथों को पकड़ती है, कहते तुमने मुझे और मेरे बेटे को रहने के लिए घर दिया है और देखो ना बाहर कितनी बारिश हो रही है, तो क्यों ना तुम आज रात के लिए यहाँ रह जाओ, बाहर जाना सेफ तो नहीं है ना? तो यान झाओ कहता है हाथ को हटाते हुए, कहता है अस्पताल में रुकना और तुम्हारे घर में रुकना दोनों अलग बात है, मैं शादीशुदा मैन हूँ
और तुम्हारे रेपुटेशन के लिए भी मेरा यहाँ रुकना सही तो नहीं होगा। तो उसे पकड़ लेती कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यान झाओ उसे दूर करता है, कहता है मुझे फ़र्क तो पड़ता है ना। किमी कहते तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी दूरी आ चुकी है। तो यान झाओ कहता है ऐसी बात नहीं, मैं जानता कि अकेले बच्चे को बड़ा करना काफ़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैं ड्राइवर को, नैनी को और नौकर को भेज दूंगा, ठीक है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और वो तो चला जाता है। तभी किमी सोचती यान झाओ पक्का मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है शादीशुदा होने के बाद भी। बस डिवोर्स होने के बाद ही यान झाओ मेरा हो सकता है। और फिर अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो तो काफ़ी ड्रिंक करता है। उसका दोस्त कहता है किमी वापस आ चुकी, सारी बातें जाकर तू भाभी को एक्सप्लेन कर दे, वरना दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यान झाओ कहता है मुझे यूना को भी डिवोर्स नहीं दे सकती और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देख लो, प्यार के लिए और पैसों के लिए वो तो बस मुझ पर डिपेंड है। फ्रेंड कहता है अच्छा तो क्या तू किमी से प्यार करता है। तो यान झाओ कहता है किमी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं हूं ना, इसलिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो फ्रेंड कहता है तू बस यूना के प्यार का इस्तेमाल कर रहा है, देखना तू बहुत ही पछताने वाला है बाद में। फिर अगली सुबह यूना की हालत तो काफ़ी ख़राब होती है, उसे बुखार होता है। उसे मिलने तो मिमी आती है और साथ में अस्पताल जाने की वो तो बात करती। फिर अस्पताल में जहाँ पर तो किमी यूना को और मिमी को देखती है, सोचती इसके सामने शो ऑफ तो करना पड़ेगा ना। मिमी को जानबूझ के धक्का मारती, मिमी तो काफ़ी गुस्सा होती है। तो किमी उसे माफ़ी मांगती, यूना तो समझ जाती कि ये तो यान झाओ की लवर है ना। बातों को याद करती कि तभी किमी कहती तुम तो झाओ फैमिली की बेटी हो ना मिमी। वो कहती हाँ, पर तुम कौन हो। तो वो कहती मैं यान झाओ की दोस्त हूँ, मेरा नाम है किमी। मिमी तो उससे बात करने से मना करती और कहती देखो ये मेरी भाई की वाइफ है, इसका नाम है यूना, और मेरा भाई अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो समझ जाती कि ये तो उसके भाई की पहली लवर है। और तभी वहाँ पर नैनी आती, कहती मैम कार तो रेडी हो चुकी। मैं कहती मैं ड्राइवर मेरा वेट कर रहा है, मैं जाती हूँ। वो देखकर यूना सोचती इतने ब्रांडेड कपड़े, महंगे ज्वेलरी, ये सब कुछ लगता है यान झाओ ने इसे बाय करके दिया है, साथ में नौकरानी और ड्राइवर भी। वो सच में किमी से बहुत ही प्यार करता है। मिमी तो काफी गुस्सा आती और किमी के पीछे जाती तो यूना उसे रोक लेती। मिमी कहती मैं उसे मारना चाहती हूँ। तो किमी कहती कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे भैया तो किमी के साथ में और किमी उसके बेटे से बहुत ही प्यार करते हैं, तुमने कुछ भी किया किमी के साथ में तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। तो मिमी कहती भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आपको तो किमी को सबक सिखाना चाहिए ना, तो क्या आप भैया को नहीं चाहती। तो वो कहती है तुम्हारे भैया मुझे नहीं चाहते और गुस्से में चली जाती। तो मिमी सोचती भैया आप बहुत ही पछताने वाले हो। फिर घर पे यूना को पता चलता है कि उसने तो टेस्ट को पास कर लिया और वो हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकती है। वो तो काफ़ी खुश होती। तभी यहाँ पर यान झाओ आता है, कहता है तुम्हें काम करना तो ठीक है, तुम हमारे खानदानी अस्पताल में काम तो कर सकती हो ना। यूना कहती उसकी ज़रूरत नहीं है, और हाँ मम्मी पापा ने तुम्हारे घर को खाली कर दिया है, पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, जाके हाउस को चेक कर लेना, मैं तुम्हारा आपसे कोई एहसान नहीं चाहती। तो यान झाओ कहता अच्छा पर इससे पहले मैंने जो एहसान तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली पर किए हैं उसके बारे में क्या। यूना कहती झाओ मैं बस तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। तो झाओ कहता है ठीक है, तुम मुझे 1 बिलियन ला के दो और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और वैसे क्या तुम किमी से मिलने गई थी, तुमने उससे क्या कहा है। यूना काफी गुस्सा होती। यान झाओ कहता है मैंने जो कहा उसका जवाब दो। तो वो गुस्से में कहता है अच्छा मेरा पति मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसकी लवर से मिलने गई थी कि नहीं। तो यान झाओ गुस्से में कहता है मैंने कहा था कि तुम किमी से नहीं मिलोगी, पता है वो कितनी रो रही थी तुम्हारी वजह से। यूना कहता अच्छा तो आधी रात को तुम मुझसे बस ये पूछने आए थे कि मैं किमी से मिलने गई थी कि नहीं, तुम्हें बस उसकी रोने की फिक्र हो रही है। यान झाओ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कितने गुस्से वाली हो और बेचारी किमी कितनी ज़्यादा पुअर हेल्थ की है, साथ में उसका बेटा भी है, उसे उसकी केयर करनी होती है, आज की बात तुम उसे परेशान कभी नहीं करोगी। तो यूना गुस्से में उसे पिलो से मारती है, बोलती तुम धोखेबाज हो, तुम घटिया पर्सन हो, तुमने शादी में मुझे चीट किया है। यान झाओ कहता है तुम्हारा गुस्सा क्या शांत हुआ। तो गुस्से में कहती ठीक है तुम एक काम करो, 24 घंटे अपनी किमी पर नजर रखो, वरना मैंने कुछ कर दिया तो तुम बहुत ही पछताओगे। मैं कहीं सबके सामने तुम्हारा सच ना बता दूं कि तुमने शादी में मुझे चीट किया है और तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तुम उसके साथ में सोए हो, तुम्हारा बेटा। ये सुनते यान झाओ उसे पकड़ लेता, यान झाओ को जोर से बाइट करती है, काफ़ी रोती, पर यान झाओ यहाँ पर उसे थोड़ा भी कंफर्ट नहीं करता, कहता है सोने का टाइम हो चुका है, जाके सो जाओ, और वहाँ से चला जाता है। यूना तो यहाँ पर काफ़ी रोती है।
फिर नेक्स्ट डे वो तो अस्पताल पहुंच जाती जहाँ पर उससे अपने न्यू कलीग्स मिलते हैं और यहाँ पर वो तो डॉक्टर की टीम्स को ज्वाइन करती है। अपनी इंटर्नशिप को वो कंप्लीट करती है कुछ हफ्तों के लिए। वो तो काफ़ी खुश होती है। ऐसे कुछ हफ्ते बीत जाते और सोचती मैं खुद को काबिल बनाऊंगी कि मैं खुद के पैसे कमा सकूं। और तभी अस्पताल में उसका कलीग कहता है क्या मैं तुम्हें घर के लिए ड्रॉप कर दूं, तो यूना उसे मना करती और बातें करती और सब कुछ तो यान झाओ देख लेता है और कहता है यूना ये मत भूलो कि हम दोनों शादीशुदा है और तुम मुझे चीट नहीं कर सकती। यूना गुस्से में कहती है तुम ये बातें ना ही कहो तो बेहतर होगा। तो यान झाओ यहाँ पर यूना के मम्मी पापा से मिलने की जिद करता है। यूना मना करती पर वो नहीं सुनता तो यूना उसके साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर यूना के पापा यान झाओ पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। तो यान झाओ कहते पापा अपने घर को चेंज क्यों किया, यहाँ पर आना जाना कितना मुश्किल होता है, क्यों ना आप मेरे नए घर में रहने के लिए चले जाएं। तो वो कहते हैं पहले हम खाना खाते हैं, बात को अवॉइड कर देते हैं। और खाने के टाइम पर यान झाओ चॉपस्टिक को लेने चाहता है कि यूना अपने हाथ को साइड कर लेती है। देखकर माँ सोचती है दोनों के बीच में कुछ तो बात है ना। और यहाँ पर यान झाओ कहते पापा मैं आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ। पापा बहाना करते मैं काफी काम में बिजी हूँ ना, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तभी यान झाओ सोचता है पापा हमेशा मेरी कितनी केयर करते थे पर आज ये मुझसे एक वाइन के ग्लास को लेने से भी मना कर रहे हैं, कुछ तो बात है। ये मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं। उदास होता है और पैसे कार्ड को वो तो रख देता है। फिर कार्ड में वो काफी ड्रंक होता है। यूना उसे कार्ड को वापस करती है, कहती मैंने कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स को और मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तभी यूना को पकड़ लेता है और काफी पास आ जाता है। किस करने वाला होता है कि तभी उसे किमी का फोन आ जाता है। यूना सोचती मैं भी पागल हूं ना कि मैंने सोचा कि यान झाओ मुझसे प्यार करेगा, इसे तो बस किमी की फोन का इंतजार होता है। यान झाओ कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यूना सोचती हाँ उसके बाद तुम अपने परी से मिलने जाओगे। और घर के बाहर तो मिमी वेट कर रही होती, कहती भाभी आज के दिन आपका कैसा गया, आपके पति आपको ड्रॉप करने आए थे ना। कि तभी यान झाओ कहता है तुम दोनों बातें करो मैं जाता हूँ। क्यों ना उसके हाथों को पकड़ लेती है, कहती तुम नहीं जा सकते, क्या तुम किमी से मिलने जा रहे हो। यान झाओ कहता है बकवास बातें करना तुम बंद करो, मुझे अर्जेंट काम है, और उसके हाथों को दूर करता है। तो यूना कहती यान झाओ अगर तुम आज यहाँ से गए तो हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यान झाओ गुस्से में हाथों को हटाता है, चला जाता है। यूना काफी रोती है, सोचती मैंने भी किस इंसान से प्यार किया था ना। तो मिमी कहती भाभी रोना बंद करो, देखो उस किमी ने भैया को फंसा लिया पर भैया आपके पास वापस जरूर आएंगे। तो वो कहती मुझे काफी नींद आ रही, चलो आराम करते हैं। और मिमी तो काफी गुस्सा होती, बॉडीगार्ड्स को कॉल करती, फिर वो तो पहुंच जाती है किमी के घर पे। कहती यहाँ पर तो भैया की चप्पल भी है, मतलब वो आते हैं और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है घर पर सारी तोड़फोड़ करने की। कान के इयररिंग्स को देखती है, उसे खींच लेती, बोलती इसकी प्राइस तो मिलियंस में है ना, पक्का इसे भैया ने गिफ्ट किया होगा, क्यों तुम्हारी औकात तो है नहीं इसे बाय करने की। वो कहती कैसी बातें कर रही हो। तो मिमी गुस्से में उसके बालों को खींच लेती है, कहती पास्ट की बातें पास्ट की थी, अभी मेरे भाई की शादी हो चुकी, उसकी वाइफ है, और तुम क्या करती हो, दिन भर बस उसे फोन करके यहाँ बुलाती हो। वो कहती सारी बातें झूठ है। मिमी गुस्से में कहती मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और तुम पैसों के लिए कितने मैन के साथ में सोई हो, मैं वो भी जानती हूँ, क्या बताओ उसकी डिटेल्स। तो किमी सोचती इसे मेरे बारे में तो सब कुछ पता है। मिमी कहती 6 साल पहले तुमने पैसों के लिए मेरे भाई को छोड़ा था और 6 साल बाद तुम फिर से पैसों के लिए वापस आ चुकी हो। किमी कहती मिमी तुम यहाँ से चली जाओ वरना यान झाओ तुम पर बहुत ही गुस्सा करेगा, वो आने वाला होगा। ये सुनते ही मिमी उसके लगा देती है, 3-4 लगा देती, कहती बॉडीगार्ड्स घर की तोड़फोड़ कर दो। वो तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते। मिमी ग्लास को उठाती है, बोलती घर में सब कुछ तो मेरे भाई के पैसों का है ना, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और ग्लास को फेंक देती है और वो तो किमी के फेस पे लग जाता है। और उसने ऑलरेडी तो यान झाओ को फोन किया होता है। वो कॉल पर चिल्लाता है किमी क्या हुआ। फिर आगे अस्पताल में जहाँ पर वो तो गुस्सा करता है मिमी पे, कहता है सब कुछ तुम्हें यूना ने कहा था ना करने के लिए किमी के साथ में। मिमी कहती भाभी ने कुछ नहीं किया, मैंने सब अपनी मर्जी से किया। तो यान झाओ कहता है जाके तुम किमी से माफी मांगो। वो कहती मैं माफी मांगो। यान झाओ उसे अबॉर्ड भेजने की धमकी देता है। मिमी कहती ठीक है मैं भी घर पे बता दूंगी कि तुम्हारा घर के बाहर अफेयर है। तो यान झाओ उसे पिंच करता, कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और तभी वहाँ पर किमी आ जाती, कहती है मैं अभी ठीक हूँ, किमी ने जो कुछ किया है बस तुम्हारी वाइफ के लिए किया है, उसके भले के लिए किया है, तुम्हारी वाइफ वैसे भी बहुत ही गुस्सैल है ना। तो मिमी कहती मैंने कितनी बार कहा कि भाभी के इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें बीच में लाना बंद करो, और तुम चुड़ैल अपना मुंह तुम पहले बंद रखो। यान झाओ कहता बस करो किमी डोंट वरी, मिमी तुमसे माफी मांगेगी। तो मिमी कहती तुम्हारे सपने में भी नहीं।
उसके जाते किमी कहती 6 साल पहले तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे और तुम्हें अलग करने के लिए बहुत ही कोशिशें की थी, यहाँ तक मेरी जान भी लेना चाहिए। अब तुम्हारी वाइफ को सारी बातें पता चल चुकी हो, मुझे और मेरे बेटे को बहुत ही हेट कर रही है। तभी आंजा कहता तुम्हारे साथ में ग्रैंडपा ने कितना गलत किया और मैंने यूना से शादी कर ली, मुझे कुछ नहीं पता था। आई एम सॉरी बट डोंट वरी। तुम्हारे बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। यूना से मिलने जाता है और इल्जाम लगाता है कि यूना ने किमी के साथ जो किया वो सारी बातें गलत थी। इस पर यूना कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ किया है तो ठीक है, पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट करवा लो। तो यांजा कहते हैं सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर किमी से माफ़ी मांग लो। यूना कहती है अच्छा अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ अपनी मिस्ट्रेस से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से मना करती तो यांजा गुस्से में कहता है मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो यूना कहती है यांजा जिस दिन तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारा बेटा चाइना वापस आ गया था और तुम उन्हें पिक करने एयरपोर्ट गए थे बिना मुझे बताए, उसी दिन मेरा पति तो मर चुका था। यांजा तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है मैंने कहा कि तुम जाकर किमी से माफी मांगो। यूना बोलती ठीक है, पब्लिक में सबके सामने जाके कह देती हूँ कि तुम्हारा किमी के साथ में अफेयर है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अफेयर की बातें जानने के बाद तुम्हें काफी जेलस होगी और मैंने तुम्हारी छमिया की कुटाई करवा दी और अब तुम अपनी वाइफ को फोर्स कर रहे हो कि तुम्हारी बाहर वाले से माफी मांगे। फिर बताओ लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। यांजा तो गुस्से में चला जाता है। फिर अस्पताल के बाहर उससे तो किमी मिल जाती है, कहती मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं बहुत अकेली थी, चाइना आने के बाद मुझे बस फ्रेंड चाहिए था इसलिए मैंने यांझाओ से फिर से दोस्ती कर ली। तो यूना कहती अच्छा पूरे चाइना में तुम्हें बस मेरा पति मिला था दोस्ती करने के लिए, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर वो तो यांझाओ को आता हुआ दिखती है और यहाँ पर किमी गिरने का नाटक करती है। कहती डॉक्टर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यांझाओ भागते हुए किमी को उठाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो किमी कहती देखो ना मैं तो बस यूना से माफी मांग रही थी पर उसने मुझे धक्का मार दिया। यान तो काफी गुस्सा होता है, कहता है यूना तुम कितनी क्रूल हो। यूना भी काफी गुस्सा होती कहती मिस्टर यांझाओ आप अपनी वुमेन को संभाल के रखो, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आई ना तो मैं इसका क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। तभी किमी दर्द होने का नाटक करती है, यांझाओ उसे लेकर जाता है। तभी नर्स कहती यूना से ये दोनों कौन है। तो यूना चिल्लाते हुए कहती है ये दोनों मैरिड कपल है। ये सुनकर यांझाओ सोचता है यूना पब्लिक में हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है, क्या इसे मेरी केयर नहीं है। फिर आगे रूम में तो यांझाओ कहता है मैं यूना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद प्लीज तुम यूना के सामने मत जाना, मुझे कंपनी में कुछ काम है, तुम्हें अस्पताल में रह सकती हो। और बहाना करके वो तो चला जाता है। किमी काफी गुस्सा होती कहती है लगता है यांझाओ के दिल में अब तक यूना है, मुझे कुछ भी करके दोनों का डिवोर्स करवाना होगा। फिर वो घर आता है, देखता है यूना ने दरवाजा बेडरूम का अंदर से तो बंद कर दिया है। फिर वो स्टडी रूम में जाता है और यहाँ पर यूना के लिए ऑक्शन से ब्रेसलेट बाय करने के लिए सेक्रेटरी को कहता है। फिर नेक्स्ट डे वो तो चाबी से बेडरूम को खोलता है और यूना के हाथों में वो तो ब्रेसलेट को पहना देता है। और कुछ टाइम बाद तो यूना जगती है, पास में वो यांझाओ को देखती है और कहती सुबह के 8 बज चुके हैं, इसे कंपनी नहीं जाना, लगता है कल रात भर ये किमी की केयर कर रहा था। और तभी अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखती है और सोचती है ये तो ऑक्शन का फेमस ब्रेसलेट है ना, इसका मतलब कल रात को इसे बाय करने गया था। वो जग जाता है, कहता है मैंने तुम्हें यूनिक ब्रेसलेट नहीं दिया था इसलिए तुम गुस्सा होना, देखो मैंने इसे बाय तो कर दिया। सोचती है इसका मतलब कल रात को इसे बाय करने गया था, ये किमी के साथ में नहीं था। और फिर वो काफी गुस्सा होती है और बाथरूम में जाती है। ब्रेसलेट को निकालती की तभी यांझाओ उसे पकड़ लेता है, कहता है बस बहुत हुआ, हम कपल क्यों नहीं लग रहे हैं। तो वो कहती है तुम्हें बाहर का खाना पसंद है, घर का खाना तुम्हें तो खराब ही लगेगा ना। यांझाओ के समय कहता है तुम ऐसी बातें करना पहले बंद करो, अगर मैं तुम्हें सच में चिट करता तो अभी वो हमारे घर होती, ना कि मैं तुम्हें सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता। तुम मुझ पर भरोसा तो करो, हमारी शादी के बीच में कभी कोई नहीं आएगा। वो कहती है यांझाओ तुम मेरे भरोसे के काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। यांझाओ तो उसे गुस्से में किस करता, यूना उसे गुस्से में बैठ कर लेती है। तभी पुराने घर ग्रैंडपा से मिलने जाने की बात करता है, कहता है ग्रैंडपा ने बुलाया है। ये ग्रैंडपा घर पर तो झाओ को अपनी स्टिक से पनिश करते हैं, कहते हैं हमारे झाओ फैमिली की बहू छोटे से अस्पताल में काम करेगी, झाओ फैमिली के रेपुटेशन के बारे में क्या। तभी झाओ कहता है ग्रैंडपा यूना मेडिकल स्टूडेंट है, वो झाओ फैमिली के बिजनेस को नहीं संभाल सकती तो क्या ही करती। ग्रैंडपा कहते लड़कियाँ बहुएं बस घर की शोभा बढ़ाने के लिए होती हैं। तभी यूना सोचती इस घर के बड़ों की भी छोटी सी सोच है। झाओ कहते ग्रैंडपा आप मेरी यूना की शादी के बीच में ना ही बोले तो ठीक होगा। ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा करते हैं और यांझाओ को पनिश करते कि तभी मिमी उन्हें रोक लेती है।
तो ग्रैंडपा यूना को टाइम देते 1 हफ्ते का अस्पताल से रिजाइन करने के लिए। तो यूना कहती ग्रैंडपा मैंने झाओ फैमिली में शादी की है, ना कि खुद को बेचा है, मेरी भी मर्जी है। ग्रैंडपा तो काफ़ी गुस्सा आते कहते क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी यू फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, तब तुम्हारे फैमिली को मेरे पोते यान झाओ ने बचाया था, तुम्हारे कर्जों को चुकाया था, तुम्हारे पेरेंट्स को मरने से बचाया था, तुम पर झाओ फैमिली के बहुत ही एहसान हैं। तभी झाओ कहता यूना बस करो, हम रूम में चलते हैं। जहाँ रूम में यूना उसके चोटों पर मेडिसिन को लगाती है और तभी सर्वेंट तो सूप लेकर आती, कहती ग्रैंडपा ने स्पेशली इसे पीने के लिए कहा है। अब यूना तो यहाँ झाओ को सूप देती और फिर नहाने के लिए चली जाती। दोनों यहाँ पर सूप पी लेते और कुछ टाइम बाद तो यान झाओ काफ़ी हॉट फील कर रहा होता है। तो यूना सोचती है ग्रैंडपा ने लगता है इस स्मेल और मेडिसिन को मिला दिया है और कहती यान मुझे अस्पताल ले चलो। तब यान उसे पकड़ लेता है, कहता है नहीं, और यहाँ पर दोनों तो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे तो यूना सोचती है कल रात को मेरे इसके बीच में जो भी हुआ, हमने प्रोटेक्शन को भी यूज़ नहीं किया था, मैं कितनी केयरलेस हूं ना, पर बेबी अभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर वो तो गुलिया को खा लेती हैं। फिर गार्डन में तो मिमी कहती भाभी पता नहीं कि ग्रैंडपा भैया से क्या बातें कर रहे, घंटों हो चुके हैं। तो कहते ठीक है हम उनसे मिलने चलते हैं। जहाँ पर सर्वेंट कहते मिस्टर यान झाओ ने वार्निंग दी है कि आप अंदर नहीं जा सकते। यूना उन्हें डांटती है और अंदर जाती है। जहाँ यान झाओ चिल्लाता है ग्रैंडपा मुझे शादी किमी से करनी थी, यूना से नहीं, अगर आप बीच में ना आते तो मैं और किमी आज साथ होते, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी खुशियाँ भी आपने बर्बाद कर दी। तो यूना सोचती कितने सालों से यान झाओ ने इन बातों को अपने दिल में दबाए रखा था, आज फाइनली इसने कही थी। रोती है, सोचती हमेशा तुमने बस किमी से प्यार किया है। तो ग्रैंडपा कहते 6 साल पहले मैं किमी को गायब कर सकता था, तो अभी भी मैं किमी उसके बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकता हूँ, सिटी से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। तो झाओ कहता है ग्रैंडपा आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ग्रैंडपा कहते अच्छा तुम झाओ फैमिली के वारिस हो और तुम ऐसा वैसा काम करके झाओ फैमिली की इज्जत को बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी हो चुकी है। झाओ कहता है वो मेरा और किमी का बेटा है, अगर आपने उसे टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झाओ फैमिली को बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ग्रैंडपा कहता है ठीक है, तो मुझे प्रूफ चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है, मैं उन्हें जाने दूंगा। तो झाओ यहाँ पर डिनर रिपोर्ट करवाने की बात करता है और चाहता है कि वो रूम के सामने तो यूना को देख लेता है। यूना तो रोती है, तो झाओ कहता तुम मेरे साथ घर चलो। तो यूना अंदर आ जाती है, घुटनों पर बैठती कहती ग्रैंडपा मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप उन माँ बेटे को अपना लो, झाओ की शादी किमी से करवा दो और मैं झाओ से डिवोर्स चाहती हूँ। झाओ कहता है कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम, चलो घर चलो। यूना कहती मैं आपको वसीयत बना के दे देती हूँ, मैं आपके सारे पैसे आपको टाइम पर चुका दूंगी, बस मुझे टाइम चाहिए, आप मेरे सैलरी कार्ड को भी रख सकते हो, बस 1 बिलियन की बात है ना। चिल्लाती ग्रैंडपा कहता अच्छा तुम झाओ को डिवोर्स देना चाहती हो। यूना कहती मैं कसम खाती हूँ मैं झाओ फैमिली के बारे में बाहर एक शब्द नहीं कहूंगी, आप मीडिया को बुला लो, सबके सामने कह दो कि मैंने झाओ को पैसों के लिए चीट किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे रुपया नहीं चाहिए। झाओ कहता यूना शांत हो जाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। तो यूना कहती हाँ मैं जानती हूँ, तुम प्यार करते हो ना किमी से, तुम चाहते हो ना उसे, तुम भी ग्रैंडपा से भीख मांगो मेरे साथ में और तुम डिवोर्स ले लो मुझसे, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वो तो रोती है। तो झाओ कहता है पहले तुम शांत हो जाओ, तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहती है बस करो, मुझे डिवोर्स दे दो, तुमसे भीख मांगती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं झाओ तुम क्या कहना चाहते हो। झाओ कहता है ग्रैंडपा मैं इसे डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। यूना कहती झाओ मैंने तुमसे 20 सालों तक प्यार किया, क्या तुम उसके लिए मुझे जाने नहीं दे सकते, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो प्लीज, तुम्हारे साथ रह के मैं तो मर जाऊंगी। यहाँ पर रोती है। तो यहाँ झाओ कहता है यूना तुम शांत हो जाओ, कैसी बकवास कर रही हो, घर जाके हम सारी बातें करेंगे। और यूना को लेकर वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर वो तो घर आ जाते और वो तो डस्टबिन में खाली गोलियों के डब्बे का बॉक्स देखता है और कहता है क्या तुम हमारा बच्चा नहीं चाहती। वो कहती नहीं। तो यहाँ झाओ सोचता है मैंने अच्छा किया कि मैंने बर्थ कंट्रोल की गोलियां विटामिन की गोलियों से चेंज कर दी। और यहाँ पर यूना तो फिर से डिवोर्स की बातें करती, पर झाओ तो उसे साफ साफ मना कर देता है। यूना बोलती झाओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर ठीक है, तुम किमी के पास क्यों नहीं चले जाते, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो झाओ कहता तुमने जो भी बातें मेरी और ग्रैंडपा की सुनी, सारी बातों को भूल जाओ, किमी और बो के होते हुए भी वो तुम्हारे पोजीशन को नहीं छीन सकते, तुम ही मेरी वाइफ हो, हमारी शादी पे इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो यूना कहती झाओ इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता और वो एक साथ में इतने लोगों से प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारे दिल में किमी है तो फिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते, मेरी गलती थी कि मैंने 3 साल पहले तुमसे शादी करने का सपना देखा था,
तो झाओ कहते तुम्हारा मूड अभी बहुत ही खराब है, हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले शांत हो जाओ। फिर आगे दोस्त कहता तुमने पहले से 2 बॉटल खत्म कर दी, अब तुम पीना बंद भी करो। तो झाओ कहता है मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम क्या कर सकते हो, डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ग्रैंडपा क्या करेंगे तुम्हारा तुम भी नहीं जानते। तो झाओ कहता है मैं डीएनए की रिपोर्ट को चेंज कर दूंगा, मुझे बस प्रूफ करना है कि वो मेरा बेटा है, ताकि ग्रैंडपा शांत हो जाए। फ्रेंड कहता है पर यूना के बारे में क्या, काम करो तुम माँ बेटे को सिटी से बाहर भेज दो। तो झाओ कहता है मैंने ट्राई किया था पर किमी ने तो मना कर दिया, उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया। तो फ्रेंड कहता है कमाल है, वो तुम्हारे पैसों पर यहाँ ऐश करी और वो तुम्हारे पैसे तुमसे नहीं चाहती दूसरे सिटी में जाने के लिए, साफ साफ वो तुम्हारे और यूना के बीच में आना चाहती, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो झाओ कहता है ऐसी बात नहीं, किमी काफी डरी है ग्रैंडपा के गुस्से से। फिर आगे यूना तो रोते हुए अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ कहती क्या बात है। तो यूना कहती मुझे यहाँ झाओ से डिवोर्स चाहिए। माँ बोलती पर तुमने पहले कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो चुका है। यूना कहती माँ यान झाओ का प्यार वापस आ चुका है, वो भी यान झाओ के बेटे के साथ, और उसने उन दोनों को रहने के लिए घर भी दिया है। पापा कहते गुस्से में भले यू फैमिली गरीब है पर तुम्हें उस धोखेबाज के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे डिवोर्स दे दो। तो यूना कहती डिवोर्स के बदले उसने मुझसे 1 बिलियन मांगे जो उसने हम पे खर्च किए थे। वहाँ कहती मेरी पागल बेटी तुमने कितना कुछ सहा है। तभी पापा कहते हनी वो चीज़ को लेकर आओ, और कहते यूना से यूना हम सब तुम्हारे साथ है, और माँ यहाँ पर महंगे डायमंड का सेट लेकर आती है। यूना कहती माँ ये तो हमारा खानदानी हार है ना। माँ कहती है हाँ ये मेरी 4 पीढ़ी का हार है जिसे मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया। तुम्हारे पापा ने बैंकरप्ट होने के टाइम सारी चीजें बेच दी थी, बस इसे रख दिया था तुम्हें देने के लिए, हमारी निशानी के तौर पर। पापा कहते थे यान झाओ ने हमारे कर्जे चुका दिए थे, तब मैंने उसे यह हार देने की कोशिश तो की थी पर उसने लेने से मना कर दिया था। बेटा इसके मार्केट में प्राइस तो 1 बिलियन है, मैं चाहता कि तुम इसे बेच के यान झाओ को पैसे दे दो और तुम उससे हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स ले लो। वो तो काफी रोती कहती मम्मी पापा मैं कितनी बुरी हूँ ना, किसी काम की नहीं, आपको अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ रही है मेरे डिवोर्स के लिए। तो माँ कहती मेरी पागल बेटी कैसी बातें कर रही है तू, हमारी बेटी की आज़ादी में ही हमारी खुशी है। यूना कहती मम्मी पापा डोंट वरी, मैं ढेर सारी मेहनत करूंगी और ढेर सारे पैसे कमा के इस हार को वापस पा लूंगी। और फिर वो तो घर जा आती है जहाँ पर यान झाओ और अपने शादी के सारे फोटोज़ को वो तो डस्टबिन में डाल देती है, और तभी टेबल पर रखे वो तो डीएनए की रिपोर्ट को देखती है जिसमें लिखा होता है कि यान झाओ का बेटा तो वो है और उसकी बायोलॉजिकल मॉम तो किम है। ये पढ़ के उसका यहाँ पर तो दिल ही टूट जाता है। वो डीएनए की रिपोर्ट की यहाँ पर फोटो लेती है और फिर डिवोर्स के पेपर रख कर वहाँ से घर छोड़ के वो तो चली जाती है। और ये सब कुछ देख कर किमी तो काफ़ी खुश होती है कि फाइनली यूना घर से जा चुकी। और तभी वहाँ पर यान झाओ आ जाता है कुछ टाइम बाद, देखता है रूम में सारे फोटो तो गायब है, और वो डीएनए की रिपोर्ट को देखता है, सोचता है कहीं यूना ने इसे देख तो नहीं लिया ना, ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ पर डिवोर्स के पेपर होते हैं, वो सोचता है कि यूना ने 1 बिलियन के लिए अपनी माँ का खानदानी हार तो नहीं बेचा ना, उसके पास तो बस यही एक रास्ता है मेरे कर्जे चुकाने का। और कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है पता करो यूना इन दिनों किस ज्वेलरी शॉप पे जा रही है। फिर आगे वो तो अपनी वेडिंग फोटो को देखता है, याद करता है यूना की बात है कि मैं तो जीना छोड़ सकती हूँ पर तुमसे प्यार करना नहीं। वापस इन यान झाओ कहता है यूना तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। फिर वो तो यूना से मिलने उसे घर जाता है, जहाँ पर यूना उसे घर के बाहर देखती है और सोचती है अब मैं तुमसे लाइफ में कभी प्यार नहीं कर सकती, और यहाँ पर पर्दों को लगा देती है। वो रात भर तो बाहर यूना का वेट करता है पर वो नहीं आती है। अगली सुबह वो तो ग्रैंडपा के पास जाता है, जहाँ पर मिमी कहती रिपोर्ट को देखकर इसका मतलब कि वो आपका इनलीगल बेटा है किमी के साथ में। झाओ कहते ग्रैंडपा मैंने प्रूफ कर दिया ना कि वो मेरा और किमी का बेटा है, आज के बाद आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे बेटे को टच भी किया ना तो मैं पब्लिक में बता दूंगा हमारे रिश्ते के बारे में। ग्रैंडपा कहते सारी बातें ठीक है पर यूना के बारे में क्या। तो यान कहता यूना मेरी बीवी है, वो मेरी बातों को समझेगी, वो काइंड हार्ट की है। ग्रैंडपा कहते ठीक है अगर तुम यूना को डिवोर्स नहीं देना चाहते तुम्हारी मर्जी, पर वो माँ बेटे कभी मेरे घर के गेट के बाहर भी नहीं आने चाहिए, तुम जिसे चाहे वैसे उन्हें घर के बाहर ट्रीट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर वो तो किमी से मिलने जाता है, कहता है मैंने ग्रैंडपा से सारी बातों को क्लियर कर दिया, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम सेफ हो। तो किमी साथ में लंच करने की बात करती है, यान उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
तो किमी सोचती मुझे मेरे बेटे का यूज करके अब यांझाओ के पास जाना ही। और यहाँ अस्पताल यूना के डायरेक्टर उससे मिलने आते हैं और उसे हॉलिडे पर भेजने की बातें करते हैं। तो यूना सारी बातें समझ जाती और यहाँ पर वो तो रिजाइन करने की बात करती। डायरेक्टर तो काफी खुश होते, कहते मैं जानता ही था, तुम तो वैसे भी झाओ फैमिली की बहू हो ना, तुम्हें इतने छोटे मोटे जॉब करने की क्या जरूरत है। तभी यूना सोचती कोई बात नहीं, मैं खुद को प्रूफ तो कर सकती हूँ ना, मैं किसी और अस्पताल में जॉब को पा लूंगी। और तभी अस्पताल के बाहर किमी की आवाज़ों को सुनती है, जहाँ किमी कहती थैंक यू सो मच मुझे और बो को अस्पताल लाने के लिए। और यहाँ पर यूना को देखते ही यांझाओ तो बो को गोद से नीचे उतार देता है। कहता यूना पास जाते कि तभी किमी उसे रोक लेती, कहती तुम देख रहे हो ना कि बो की तबीयत कितनी खराब है और तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करना भी नहीं चाहती, क्यों ना तुम बो को पहले रूम में छोड़ दो, फिर तुम यूना से बातें कर लेना। यूना गुस्से में तो चली जाती है। तभी वो अपने हाथों को हटाता है, कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तुम खुद ही बो को दिखा दो, और वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर किमी काफी गुस्सा होती, बोलती तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने यांझाओ को रोका क्यों नहीं। तो वो कहता है माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर से रोने का नाटक अच्छे से करूंगा। और वो तो भागते हुए यूना के पीछे जाता है, कहता है मेरी बात तो सुनो। यूना कहती बात करने के लिए आखिर क्या ही बचा है, तुम जिससे प्यार करते हो वापस आ चुकी है चाइना, वो भी तुम्हारे बेटे के साथ में, तुम्हें और क्या चाहिए, क्या हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो यांझाओ कहता है यूना किमी और उसके बेटे के बारे में मैं तुमसे कोई बात अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने कभी उसे टच नहीं किया है। उसे पकड़ने चाहता यूना चिल्लाती अच्छा पर तुम्हारा बच्चा है बिना टच किए, तुमने तो कमाल ही कर दिया ना, चाहे जो बात हो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यांझाओ कहते मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स कैसे देती हो, और गुस्से में चला जाता है कि तभी उसे फोन आता है, मैम आई एम सॉरी पर आपकी ज्वेलरी कोई भी बाय करना नहीं चाहता और ना ही ऑक्शन में रखना चाहता है। वो कहती है ऐसे कैसे, और सोचती सब कुछ पक्का यांझाओ ने किया है मुझसे डिवोर्स ना लेने के लिए, पर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहाँ पर किमी आ जाती, बोलती मैं तुम्हारे डिवोर्स लेने में हेल्प तो कर सकती हूँ, तुम जानती हो ना कि मेरा और यांझाओ का बेटा भी है, मैं अपने बेटे को हैप्पी फैमिली देना चाहती हूँ, और तुम्हें तो पता है कि यांझाओ ने बिना प्यार के तुमसे शादी की थी, मैं उसका प्यार हूँ। यूना कहते अच्छा तो फिर तुम इतनी बड़ी क्यों कर रही हो, अगर यांझाओ तुमसे इतना ही प्यार करता है तो वो मुझे डिवोर्स देके तुमसे जल्दी शादी कर लेगा, मेरे पास आने की क्या जरूरत है। कि तभी वो यांझाओ को देख लेती है आते हुए और कहती पता है चाइना से आने के बाद मैं तो यांझाओ के साथ में सोई, उसने मुझे कहा था कि इन 3 सालों जितनी बार तुम्हारे साथ सोया है ना, उसने बस मुझे याद किया है, मेरे बारे में सोचा है। सुनते यूना उसके लगा ही देती है। ये देखते यांझाओ तो भागते हुए आता है, यूना पर गुस्सा करता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम किमी से दूर रहो। यूना गुस्से में कहती ठीक है तो फिर तुम डिवोर्स पेपर को जल्दी से साइन कर दो, तुम्हारी बीवी बनने के बाद किस में हिम्मत होगी इसे हिट करने की। वो तो किमी को गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो किमी को लेकर अस्पताल में आता है, नर्स से कहता है इसकी केयर करना। कि तभी किमी कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, यूना काफी जेलस है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने मुझे मेरे बेटे को इनलीगल कहा और ये कि मैं तुम्हारी बाहर वाली हूँ, पता नहीं इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। यांझाओ कहता यूना ने तुम्हें ये सारी बातें कही। वो कहती हाँ, इसलिए उसने मुझ पर इतना गुस्सा किया। तो यांझाओ खुश होता है, सोचता है इसका मतलब कि यूना मेरे प्यार को पाना चाहती, इसलिए बस वो जेलस है, वो मेरा अटेंशन चाहती, मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती। और कहता डोंट वरी तुम और तुम्हारे बेटे सेफ है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, और स्माइल देते वो तो चला जाता है। किमी का प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है। फिर आगे वो तो यूना को कॉल करके मिलने के लिए कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा, तुम नीचे आ जाओ। यूना उससे मिलने नीचे जाती और कहती बोलो क्या कहना है, साइन तुम कर रहे हो ना। तो यांझाओ कहता है यूना किमी उसके बेटे के साथ तो मैं हूँ, पर तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे पेरेंट्स जो कि गरीब है और पावरलेस है, तुम्हें पूरी सिटी में कहीं जॉब नहीं मिल रही, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तुम ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, और तुम्हारी ज्वेलरी को वैसे भी इस सिटी में कोई बाय नहीं करेगा, तो फिर तुम डिवोर्स के पैसे कहाँ से लेकर आओगी। यूना गुस्से में तो झाओ को पकड़ लेती, कहती तुम कितने घटिया पर्सन हो, आखिर मैंने तुमसे प्यार कैसे किया। वो हंसता है और कहता है तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना, पर वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके हाथों को पकड़ता है तो यूना जोर से उसके हाथों को बैठ कर देती, कहती मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। फिर कुछ हफ्ते बाद तो यूना जॉब के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कॉल आता है सिनर का कि तुम्हारी ज्वेलरी तो बिक चुकी है एग्जीबिशन में। वो तो काफी खुश होती और डिनर देने की बात करती कि वो कहता है
मैंने सुना है कि तुम्हारी चाइनीज मेडिसिन से तुम तो नींद न आने की बीमारी को ठीक कर सकती हो। एक पेशेंट जो तुमसे मिलना चाहता है, तुम ट्राई करना चाहोगी? यूना कहती ठीक है, मैं तुमसे 3 दिन बाद आके मिलती। फिर आके वो तो अपने पेरेंट्स के घर जाती, काफी खुश होती, कहती मम्मी पापा ज्वेलरी तो 1.5 मिलियन में बिक चुकी है। ये 1 बिलियन तो झाओ के और बाकी के 50 मिलियन हमारी फैमिली के। मम्मी पापा तो काफी खुश है, तो इन पैसों को यूना के फ्यूचर के लिए फिक्स करने की बात करते हैं। और यूना सोचती अब तो मैं यहाँ झाओ से डिवोर्स लेकर रहूंगी। फिर वो तो झाओ के घर जाती है, जहाँ पर वो तो किमी को और बो को बुलाती, कहती है तुम झाओ की वाइफ बनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मौका देती हूँ वाइफ बनने का। तुम्हें बस झाओ से डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवाना है और ये घर और झाओ तुम्हारा आज से। किमी तो बड़ी खुश होती है और उसके मांगने पर यान झाओ की वेडिंग रिंग तो यूना किमी को दे देती है और कहते डिवोर्स के पेपर से, और हाँ ये 1 बिलियन का कार्ड है, तुम यान झाओ को दे देना, मैंने उसके सारे कर्जों को आज पे कर दिया है। और फिर नेक्स्ट डे तो यान झाओ घर आता है और यहाँ पर वो तो यूना की बातों को याद करता है कि तभी वहाँ पर किमी और बो आ जाते हैं। वो कहता है पापा थैंक यू हमें घर देने के लिए। तो वो कहता है आखिर ये सब क्या है? तो किमी कहती है तुम बो को चिल्ला के डरा रहे हो, धीरे से बात करो। और कहता है गुस्से में तुम दोनों अंदर कैसे आए? तो यहाँ पर किमी सारी बातों को बताती है। यूना ने तो उसे डिवोर्स के पेपर्स और 1 बिलियन का कार्ड दिया है और अगर उसने हमारी शादी के लिए हमें गिफ्ट किया है। वो तो काफी शॉक हो जाता है। तो वो कहता है पापा आंटी ने बोला कि आज से घर मेरा है और आप मेरे पापा हो। तो गुस्से में उसे धक्का मारता है, कहता है तुम्हें किसने कहा? यूना ने सारी बातें कही। तो वो कहता है आंटी यूना ने मुझे कहा था। वो तो चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और किमी मैंने कहा था ना कि मैं इसका पापा नहीं बन सकता, तुमने इसे क्या सिखाया है? भागते रूम में जाता है, सारा सामान तो यूना का गायब होता है। कहता है सामान कहाँ पर है? तो किमी कहती वो तो गार्डन में। भागते गार्डन में जाता है जहाँ पर सामान सारा तो जल चुका होता है। वो तो वार्डन को देखता है, याद करता है ये तो मेरा पहला तोहफा था जो मैंने यूना को दिया था। हमारी शादी की फोटो भी जल चुकी है। तो किमी कहती है तुम्हें यूना नहीं चाहती। यान झाओ कहता है रोते आवाज में तुम माँ बेटे ड्राइव के साथ अपने घर चले जाओ, ये मेरी यूना का वेडिंग का घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो किमी जाने से मना करती है। तो चिल्लाता है 6 साल पहले हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था। तो किमी कहते ऐसे कैसे? अगर मैं तुम्हारे दिल में ना होती तो तुम मेरे लिए बार बार अपनी वाइफ को इग्नोर ना करते। तो मुझसे प्यार करते इसलिए तुमने तो अपनी शादी की सालगिरह के दिन मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यूना को इग्नोर किया था। यहाँ तक ग्रैंडपा से भी तुमने लड़ाई की थी बस मेरे लिए। उनके सामने ये भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते और तुम मुझसे शादी कर लेते अगर वो बीच में ना आते तो, और यहाँ तक कि वो तुम्हारा ही बेटा है। तुम तो यान झाओ कहता है सारी बातें तुम्हें यूना ने बताई है ना? तो किमी कहती हाँ तुमने ग्रैंडपा से जो बातें की थी सारी बातें मुझे पता है। यान झाओ हम दोनों शादी कर लेते, फिर से स्टार्ट कर। तो उसके पास जाती है कि तभी यान झाओ तो उसे धक्का मारता है। कहता है इस टाइम तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि मैं तुमसे फिजिकली और मेंटली अटैच नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार अभी नहीं करता। मुझे बस तुम पे दया आ रही थी, मैं गिल्टी फील कर रहा था इसलिए मैंने बस तुम्हारी हेल्प की थी और कुछ नहीं। माना देने की रिपोर्ट को मैंने फेक बनाया था पर तुमसे शादी में कभी नहीं कर सकती। तो किमी कहती ये देखो तुम्हारी शादी की रिंग। वो कहता है तुमने इसे यूना से छीना है ना? वो कहती नहीं उसने खुद दिया और ये रहा 1 बिलियन का कार्ड तुम्हारा, तुम्हारे पैसे उसने वापस कर दिए, अब वो तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। वो चिल्लाता है शट अप। रिंग को साफ करता है, बोलता है यूना को बिल्कुल नहीं पसंद कोई इसकी चीजों को टच करे और आज के बाद तुम मेरे सामने कभी मत आना, जो भी काम हो तुम मेरे सेक्रेटरी को कह सकती हो। और सोचता यूना तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। आगे ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा आते, यान झाओ से कहते तुम्हें अपनी वाइफ के साथ में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में तो जाना होगा। झाओ फैमिली की इज्जत का सवाल है, लोग कितनी बातें बनाएंगे। झाओ तो यहाँ पर हाँ कह देता है। फिर वो तो बॉडीगार्ड्स के साथ जबरदस्ती यूना को अपने घर लेकर आ जाता है और कहता है तुम मेरे साथ पार्टी में चलो और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यूना तो यहाँ पर मान जाती है। फिर पार्टी में जाती है जहाँ पर पहले से किमी भी आई होती है और वो फिर से सबके सामने यूना से माफी मांगने का नाटक करती है, रोती है और नौटंकी करके वो तो चली जाती है। तब यूना कहती है यान झाओ से तमाशा खत्म हो चुका है तो मैं आराम करना चाहती हूँ, हाँ डिवोर्स की बातों को मत भूलना। फिर आगे किमी कहते अपने फ्रेंड से झाओ कहते तमाशा करना स्टार्ट कर देना और झाओ कहते सब कहते तुम तो यान झाओ की बाहर वाली हो ना, सुना तुम्हारा इनलीगल बेटा भी, और ढेर सारी बातें वो तो किमी को सुनाते, उस पर वाइन को फेंक देते। ये देखकर झाओ तो गुस्से में चिल्लाता है कि ये सब क्या चल रहा है। कि वो सब तो वहाँ से भाग जाते हैं।
तभी किमी नाटक करती है, कहती देखो ना यूना सबके सामने मुझे बेइज्जत करना चाहती, उसके दोस्तों ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। झाओ तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो झाओ कहता तुम मुझे मिस्टर झाओ कहोगी पब्लिक में, तुम मुझे झाओ नहीं कह सकती। किमी कहती सॉरी, पर देखो ना मेरे कपड़े तो गीले हो चुके हैं, मैं क्या पहनूं? तभी सेक्रेटरी को कॉल करता है और यूना के ड्रेस को मंगवाता है और किमी तो यूना के ड्रेस को पहन लेती है। और ये पूरा तमाशा तो यहाँ पर यूना देख रही होती है। तभी किमी नौटंकी करती, मिस यूना प्लीज गलत मत समझना, मिस्टर झाओ ने बस हेल्प के नाम पर मुझे आपके कपड़े दिए पहनने के लिए। यूना कहती ऐसे कैसे, मेरा पति 24 घंटे तुम्हारी हेल्प करता है, मैं गलत क्यों समझूंगी? तभी झाओ कहता यूना घर चलो, तमाशा मत करो। तो यूना कहती एक काम करो ना, तुम मेरे कपड़े देने की जगह इसे मेरी पोजीशन क्यों नहीं दे देते, तुम इसे अपनी वाइफ बना लो। अब गेस्ट यहाँ पर तो काफ़ी हंसते हैं। तो झाओ सोचता है तो यूना सबके सामने किमी को नीचे दिखाना चाहती थी और मेरी बेइज्जती करवाना चाहती थी जानबूझ के, इसलिए सब तमाशा कर रही हैं। यूना गुस्से में तो मिमी के साथ में चली जाती है और सब कहते हैं मिस्टर झाओ तो बड़े शौकीन है ना, वाइफ भी है और बाहर वाली भी, दोनों को साथ में हैंडल करना चाहते हैं और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी ग्रैंडपा फोन करते और सबको घर पे मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में किमी को देखते तो झाओ कहता ग्रैंडपा जो कहना मुझे कहो, किमी को कुछ मत कहना। ग्रैंडपा कहते किमी याद है तुमने 6 साल पहले मुझसे 60 मिलियन लिए थे, क्या तुम अपने प्रॉमिस को भूल चुकी हो? वो तो घबरा जाती, कहती वो पैसे आपने जबरदस्ती मुझे दिए थे। ग्रैंडपा कहता अच्छा, मैंने तो यूना को भी 1 बिलियन दिए थे पर उसने मना कर दिया, उसने कहा था कि वो यहाँ झाओ से शादी करेगी वरना वो मरना पसंद करेगी, वो तो मुझसे नहीं डरी। ये सुनकर वो सोचती है इसने मुझे बस 60 मिलियन दिए थे और इसे 1 बिलियन, ऑफर कितना कम मिला था ना। और झाओ सोचता है ग्रैंडपा ने किमी के साथ में यूना का भी टेस्ट लिया था और जब पैसे ऑफर किए थे उस टाइम तो यूना बैंकरप्ट भी हो चुकी थी, उसने पैसे नहीं लिए बस मेरे प्यार के लिए। आखिर यूना मुझसे कितना प्यार करती है। तभी किमी नाटक कहती ग्रैंडपा मेरा बेटा इनोसेंट है, आप हमें माफ कर दो, हम आज के बाद आपके सामने नहीं आएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मेरी फैमिली का पार्टी में बहुत ही तमाशा बना दिया है, सिक्योरिटी इसे यहाँ से गायब कर दो। फिर तभी झाओ गुस्से में कहता है ग्रैंडपा वो मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी की माँ है, इन दोनों को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। तब यूना तो स्माइल देती कहती कंग्रेचुलेशन मिस्टर झाओ, तुमने अपने लवर और अपने बेटे के लिए फाइनली बोल तो दिया। और सोचती सारी बातें सुनकर मेरा दिल तो अंदर से रोना चाहता है पर मेरे आंसू मैं इस पर्सन पे वेस्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते हैं यान झाओ मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम यूना को चूज करो या फिर तुम किमी को चूज करो। तो झाओ कहता है ग्रैंडपा यूना मेरी वाइफ है और किमी मेरी जिम्मेदारी है, मैं दोनों को चाहता हूँ। ये सुनकर यूना कहती यान झाओ तुम कितने बड़े बेशर्म हो। कि तभी किमी कहती झाओ मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा है, तुम मुझे घर ले चलो। तो झाओ कहता ठीक है, कहता यूना से मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ फिर मैं तुमसे बात करूंगा। फिर आगे यूना तो अपने पेशेंट यानी कि झाओ फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन और झाओ के अंकल मिस्टर मो से मिलने जाती है। उसे पता चलता है कि मिस्टर मो तो काफी क्रूर और काफी गुस्सैल पर्सन है। वो सोचती इनका इलाज आखिर मैं कैसे करूंगी और तभी वो मिस्टर मो को देखती है। सोचती मैंने सोचा था कि अंकल तो बूढ़े होंगे पर ये तो 30 साल के यंग मैन है, पर बेचारे अपाहिज चल नहीं सकते। और मिस्टर मो तो काफी गुस्सा होते, कहते तुम झाओ फैमिली से आई हो ना, इसे यहाँ से बाहर फेंको। तो वो कहते रुकिए मैं झाओ से डिवोर्स चाहती हूँ और मैं आपकी इसके लिए हेल्प चाहती हूँ। वो कहते सारी बातें काफी इंटरेस्टिंग है, कहो क्या कहना है। वीना कहती मैं झाओ फैमिली की मेंबर नहीं हूँ और झाओ ने मुझे तो शादी में चिट किया, उसका अफेयर है, उसका एक बेटा भी है, मैं आपको पूरी तरह से जल्दी से ठीक कर दूंगी, बस मेरी एक शर्त है, आप मेरी हेल्प करोगे डिवोर्स लेने में। तो अंकल मो कहते तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो अपना थेरेपी का पूरा प्लान बताती है, डेली आने का और साथ में डाइट प्लान भी बताती है। कहती मैं आपको मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट कर दूंगी। वो यहाँ पर उस पर विश्वास कर लेते हैं। मिस्टर मो कहते ठीक है अंदर चलो। यूना सोचती मिस्टर मो के साथ मिलने के बाद तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे वो तो मिस्टर मो का इलाज करती और सोचती ये तो स्नोमिया के पेशेंट है ना, लॉन्ग टाइम तक की बीमारी होने से ये चल नहीं पा रहे पर जल्दी ठीक हो सकते हैं। तभी वहाँ पर सरोंटा आती, कहती बॉस मिस्टर झाओ ने कहा है कि वो अपनी वाइफ को पिक करने यहाँ पर आए हैं। तो मिस्टर मो कहते झाओ से कह दो कि डॉक्टर यूना आज रात यहाँ रुकने वाली है। यूना काफी खुश होती, कहती कि आप मेरी हेल्प करोगे डिवोर्स लेने में। तो मिस्टर मो कहते हैं मैं पूरे 1 घंटे की नींद ले पाया हूँ तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की इलाज में, तो ठीक है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा डिवोर्स लेने में। वो तो काफी खुश होती, कहती थैंक यू मिस्टर मो।
तो मिस्टर मो डिनर पार्टी में साथ में जाने की बात करते हैं, वो भी झाओ फैमिली की। वो कहते हैं लेकिन तो मिस्टर मो कहते हैं तुम झाओ से डिवोर्स तो चाहती हो ना, इसके लिए तुम्हें पहले झाओ फैमिली को नीचा दिखाना होगा। फिर आगे पार्टी में सब तो यूना के बारे में पूछते झाओ से, तो झाओ कहता है मेरी वाइफ तो काफ़ी बिजी इसलिए वो पार्टी में नहीं आ पाई है, कि तभी यूना तो मिस्टर मो के साथ पार्टी में आ जाती है। अब सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गेस्ट कहते यूना ने जो कपड़े पहने हैं वो तो लेटेस्ट डिज़ाइन के हैं ना, काफ़ी महंगे, मिलियंस में प्राइस है इसकी। और ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा होते हैं, तो झाओ कहता है ग्रैंडपा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, यूना बस मेरे और मो फैमिली के रिश्ते को ठीक करना चाहती है, इसलिए वो इनका इलाज कर रही है। ग्रैंडपा तो खुश होते और मिस्टर मो से मिलने चाहते हैं। वो तो ग्रैंडपा की बातों को इग्नोर करते हैं और सबके सामने यूना को अपना खानदानी ब्रेसलेट पहना देते हैं। मिमी कहती है अंकल पर यह तो आपके पापा ने आपको दिया था ना, उनकी निशानी है, आप भाभी को कैसे दे सकते। तो मिस्टर मो झाओ को सुनाते हुए कहते मेरी चीज़ है, मैं जिसे चाहे उसे दे सकता हूँ। अब सारे गेस्ट यहाँ पर यूना और मो के बारे में बातें बनाते हैं, तो ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा होते हैं, कहते यूना और झाओ से मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर आगे वो तो यूना को ढेर सारी कड़वी बातें सुनाते हैं कि तुम झाओ के अंकल को फंसाना चाहती हो। तब यहाँ पर मिमी आ जाती और यूना को सपोर्ट करने के लिए कहती ग्रैंडपा एक काम करो, आप भैया भाभी का डिवोर्स करवा दो और बात ही खत्म करो। तो झाओ गुस्से में कहता है मैं यूना को डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। इस पर यूना तो काफ़ी गुस्सा होती और धमकी देती ग्रैंडपा झाओ ने मुझे शादी में चीट किया है, तो मैं भी चीट कर सकती हूँ ना, और डोंट वरी मैं ट्राई करूँगी झाओ की सबसे बेस्ट आंटी बनने में। झाओ गुस्से में कहता है हिम्मत भी मत करना। तो वो कहती है तुम अपने लवर के साथ में घूम सकते हो, सो सकते हो, बेटा पैदा कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो जाते यूना पे और मारने चाहते कि तभी झाओ बीच में आ जाता है और कहता है ग्रैंडपा मैं इन सारी बातों को संभाल लूँगा, आप दूर रहो। और यूना को वार्निंग देता है कि तुम मेरे अंकल से दूर रहो। वो कहती मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। तो यहाँ पर झाओ जबरदस्ती यूना को अपने घर लेकर आ जाता है। झाओ यूना को किस करता है कि तभी यूना को तो वो मीटिंग की फीलिंग आ जाती है, उसके पीछे भागते हुए जाता है और कहता है तुम्हें इस महीने पीरियड्स भी तो नहीं आए ना, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वो सोचती ऐसा नहीं हो सकता। तभी यान कहता है मैं जाके स्टडी रूम में सो जाता हूँ, तुम बेडरूम में सो जाना। फिर आगे सेक्रेटरी तो कॉल करता है झाओ को और कहता है मिस किमी की तबीयत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो गुस्से में कहता है उसे बोलो कि वो डॉक्टर के पास चली जाए, मुझे कॉल करके परेशान करना बंद करे। ये सारी बातें सुनकर किमी तो काफी गुस्सा होती, सोचती मुझे कुछ भी करके झाओ के पास तो जाना होगा। और यहाँ झाओ तो यूना के पास आता है, वो तो सोई होती है। वो कहता है अब से मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा और हमारे फ्यूचर में होने वाले बेबी की भी। मैं तो हमारा बेबी चाहता हूँ ना, फिर तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। फिर नेक्स्ट डे यूना अस्पताल जाती है। झाओ से पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली। वो सोचती इसके बारे में झाओ को पता तो नहीं चलना चाहिए और वो तो सिनर से झूठी रिपोर्ट बनवाती है। फिर आगे वो घर आ जाती है। झाओ कहता है यूना तुम्हें फ्लैट शूज पहनने चाहिए, मैं कल सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर देता हूँ, हम दोनों साथ चलते हैं अस्पताल तुम्हारे फिजिकल चेकअप के लिए। यूना कहती मैंने चेक करवा लिया है, मुझे बस नॉर्मल सा कोल्ड है और हाँ पेट में थोड़ा सा दर्द है। कहता यूना हम पहले एक बार जाकर कंफर्म करवा लेते दूसरे अस्पताल, हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर तुम्हें गोलियां तो नहीं खा सकती ना। यूना कहती झाओ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ कि नहीं। मेडिकल रिपोर्ट को वहाँ रख कर वो तो चली जाती है। उसके साथ ही झाओ तो मेडिकल रिपोर्ट को देखता है, कहता यूना माँ नहीं बनने वाली और यहाँ पर वो दुखी हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे तो यूना मिस्टर मो के साथ अस्पताल जाती है उनके इलाज के लिए कि तभी वहाँ पर तो किमी भी आ जाती है अपने बेटे के साथ में और कहती प्लीज़ मेरे बेटे का इलाज कर दो, इसे भी नींद ना आने की बीमारी है। मिस्टर मो कहते ये कौन है। तो यूना कहती यही झाओ की लवर है। तो मिस्टर मो कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो तो बेहोश होने का नाटक करता है और यहाँ पर किमी तमाशा करती कि यूना मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर रही। और सब यहाँ पर तो बातें सुनाते हैं यूना को कि डॉक्टर होकर तुम अपने पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रही हो। और तभी वहाँ पर तो झाओ आ जाता है। यूना सोचती मैं समझ गई, सबके सामने अब तमाशा क्रिएट करना चाहती है। झाओ कहता है किमी मैंने कहा था ना कि तुम मेरी वाइफ के सामने नहीं आओगी और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो किमी कहते मैं तो बस मजबूर हूँ, मैंने सुना है कि यूना स्लीप डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है, मैंने बस यूना को इलाज के लिए कहा था पर उसने लगता है गलती से वो को धक्का मार दिया और वो देखो बेहोश हो चुका है, पर वो इलाज करने से मना कर रही है। तो झाओ यहाँ पर गुस्सा करता है यूना पे। यूना भी ट्रिक को यूज करती है, कहती मेरे पास पिन है, इसे लगाते ही बहुत ही तेज दर्द होगा पर पेशेंट 1 मिनट में उठ सकता है और इसे भी तो बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। सुनते वो तो काफी डर जाता है, तुरंत जग जाता है। अब सब तो बातें बनाते हैं कि लड़की जानबूझकर मिस यूना को फंसाना चाहती थी, इसका बेटा भी साथ में नाटक कर रहा था।
यूना भी गुस्सा करती बोलती जाओ कि मैंने कहा कि मैंने इसके बेटे को चोट पहुंचाई है और तुमने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया। क्या मैं तुम्हें वैसी पर्सन दिखाई देती हूँ? तो जाओ कहते यूना मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम घर चलते हम आराम से बातें करेंगे। पर वो तो मिस्टर मो के साथ में चली जाती है गुस्से में। वो चिल्लाता रह जाता है। तभी किमी कहती है मिस यूना तो मिस्टर मो के साथ में काफ़ी अच्छी लग रही है ना, देखो दोनों कपल लग रहे हैं। तो जाओ गुस्से में कहता है बकवास बात ही करना बंद करो, और मैंने तुम दोनों को सिटी के बाहर तो भेजा था ना। तो किमी कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ और 6 साल पहले की बातें क्या तुम भूल चुकी हो, चलो हम शादी करते हैं। किमी से पकड़ती है तो जाओ उसे धक्का मारता है, कहता है 6 साल पहले तुम प्योर इनोसेंट थी, फिर भी मैंने कभी तुम्हें टच नहीं किया, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि 6 साल बाद तुम्हारी शादी और बेटा हो जाने के बाद मैं तुमसे प्यार करूंगा? तभी वो कहता है पापा। जाओ गुस्से में कहता है मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, और अब मैं तुम्हारे बेटे के बारे में कोई तुम्हारा राज छुपाने नहीं वाला, ये तुम्हारे पति का बेटा है, तुम जानो। मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम जो चाहे सिटी में जा सकती हो, और मैं जा रहा हूँ यूना को सारी सच्चाई बताने। और यहाँ मिस्टर मो कहते हैं यूना मेरी तबीयत तो पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। यूना कहते हैं मिस्टर मो मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ। मिस्टर मो कहते क्या बात है? यूना कहती मुझे अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मिस्टर मो तो सोचते हैं और कहते हैं क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? तो यूना कहती हाँ। मिस्टर मो कहते ठीक है, कल सुबह 9 बजे, और अगर तुम्हारा फैसला बदले तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। यूना कहते मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। और फिर मो मैंशन में तो जाओ मिलने आता है यूना से। तभी मिस्टर मो कहते हैं जाओ वो तुम्हारा बेटा नहीं है ना, किमी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो जाओ कहता है अंकल किमी और वो इनोसेंट है। मिस्टर मो कहते गुस्से में तो क्या यूना इनोसेंट नहीं है? तुमने किसी और के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था उस पर्सन को, उस रिश्ते को हर्ट किया जो तुम्हारे साथ में अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी। खैर तुम तो बहुत ही बड़े ना समझ हो, तुमने किसी के दिल को तोड़ा है, तुम्हें इसकी बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और जाओ को वो तो घर से बाहर करवा देता है। जाओ तो काफी चिल्लाता है यूना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर वो तो बाहर नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे तो सेक्रेटरी भागते हुए आता है, कहता है बॉस मिस यूना तो अस्पताल गई हैं अपना अबॉर्शन करवाने। वो तो काफी हैरान हो जाता है। और यहाँ अस्पताल में यूना कहती है मिस्टर मो मैं सर्जरी में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप रूम के बाहर मेरा वेट करो और किसी को भी आप अंदर ना आने दो जब तक कि सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मिस्टर मो कहता है डोंट वरी, बिना मेरी परमिशन के चीटी भी अंदर नहीं जा सकती। यूना सोचती इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर मैं इसे अपने और जाओ के बीच की लड़ाई नहीं बना सकती, और कहती बेबी सॉरी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें प्यार करने वाले पेरेंट्स मिलेंगे। जाओ जिसे पापा तुम डिजर्व नहीं करते। फिर आगे वो तो ऑपरेशन रूम में जाती है जहाँ पर झाऊ आ जाता है कुछ टाइम बाद और चिल्लाता है यूना। तभी मिस्टर मो कहते हैं तुम तो 5 मिनट देरी से आए हो। सिक्योरिटी से रोक लेती है। तो मिस्टर मो कहते मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी अपने झूठ बोलने की। जाओ कहता अंकल मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वो कहते हैं सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, तुम 5 मिनट के लिए लेट हो चुके हो। तो जाओ यहाँ पर धमकी देता है कि वो तुम फैमिली से जाओ फैमिली के सारे रिश्तों को खत्म कर देगा। मिस्टर मो गुस्से में कहता है कैसा रिश्ता? मेरी माँ ने जाओ फैमिली में शादी की थी, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, वो स्ट्रेस में आकर उनकी जान भी चली गई। मैं तो बस जाओ फैमिली से नफरत करता हूँ। जाओ तो अंदर जाने की धमकी देता है। मिस्टर मो कहते ठीक है हिम्मत है तो फिर तुम अंदर जाके दिखाओ। और यह सर्जरी तो स्टार्ट हो चुकी होती। जाओ बीच में चाह के भी अंदर नहीं जा सकता था। और कुछ टाइम बाद यूना तो रूम से बाहर आ जाती है। मिस्टर मो कहते सर्जरी हो चुकी है। तो नर्स कहती हाँ सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। जाओ तो यहाँ पर रोता है, कहता यूना तुम हमारा बच्चा नहीं चाहती थी। तो यूना कहती है मैं उससे दूर जाना नहीं चाहती थी, पर मैं उसे अपने पास भी नहीं रख सकती थी। वो तो रोता है, कहता ना वो हमारा पहला बच्चा था, तुम जानती हो उसके खोने का दर्द मुझे कितना हो रहा है। मैंने हमारे बच्चे के नाम भी सोच लिए थे। वो कहते जाओ तुम यूज़ करते हो इसका मुझे पाने के लिए, और मेरा बच्चा अपने पापा की धोखेबाजी देखता मैं कभी नहीं चाहती थी। तो रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है मेरे और किमी के बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वो बच्चा उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ का है, मेरा नहीं है। वो मैंने फेक रिपोर्ट्स को बनाया था। वो रोती है, कहती है तुम मुझे सारी बातें अब क्यों बता रहे हो? उसे तो काफी दुख होता है, कहती यान जाओ मेरे प्यार की औकात तुम्हारे सामने कुछ कभी थी ही नहीं। देखो ना बाहर वाले पर्सन के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। मैं मरते दम तक तुम्हें लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। और यहाँ पर तो बेहोश हो जाती। मुझे चिल्लाता डॉक्टर इसे क्या हुआ? फिर आगे यूना को तो अपने घर लेकर आता है। वो काफी गुस्सा होती और बात करने से मना करती है कि तभी वहाँ पर मिमी आ जाती है। जाओ कहता है मिमी अपनी भाभी के मूड को सही करो, और रूम के बाहर जाकर रोता है, बातों को सुनता है जहाँ पर मिमी कहती है
भाभी आपको बहुत ही दुख है ना? तो यूना कहती हाँ, अपने बच्चे को चाहती थी, वो भी दिल से, पर मुझे डर था कि तुम्हारा भाई तो बस किमी से प्यार करता है, उसके बेटे से। वो मेरे बच्चे को हमेशा इग्नोर करता। मेरा बच्चा जिसे वो कभी ना चाहता, कभी प्यार ना देता, मेरी तरह उसके साथ बिहेव करता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेबी अपने पापा के प्यार के लिए, केयर के लिए तरसे लाइफ टाइम। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती है और बाहर जाओ भी काफ़ी रोता है, सोचता है यूना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है। प्रिया के ग्रैंडपा तो सबको मिलने के लिए घर बुलाते हैं और जाओ पर काफी गुस्सा होते हैं उनके ग्रैंडसन जाने से। तो जाओ यहाँ पर यूना को डिवोर्स देने से साफ साफ मना करता है। अब यूना यहाँ पर काफी गुस्सा होती, कहती है जाओ मुझे डिवोर्स दे दो वरना मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगी, और डीएनए की रिपोर्ट को दिखाती है और कहती ग्रैंडपा वो बच्चा किमी और जाओ का नहीं था, वो बेटा तो किमी के पति का है। इसने आउटसाइडर को बचाने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा और जाओ तुमने अपने बच्चे की जान ली है। ये सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर तो शॉक होते, उन्हें यहाँ पर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है और वो चिल्लाते किमी उसके बेटे को लेकर आओ। किमी के आते मिमी कहते ग्रैंडपा आपने इसकी वजह से अपना पोता खोया है, अपने घर का वारिस। वो काफी गुस्सा होते हैं। तो किमी कहती है जाओ ये सब कैसी बातें कर रहे, सच बताओ कि तुम्हारा बेटा है हमारा बेटा है। तो जाओ गुस्से में कहता है बस बहुत हो चुका, तुम्हें बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ कहा, मेरी वाइफ ने अपना बच्चा खो दिया, मैं अपने बच्चे के लिए तरस रहा हूँ, और तुमने 6 साल पहले मेरे ग्रैंडपा से 60 मिलियन लिए थे ना। मैं तो डर जाती, कहती है मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। तभी इजहार कहते ग्रैंडपा इसके साथ में आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं तुम्हारे ऊपर मेरे पोते ने जितने भी आज तक पैसे खर्च किए हैं वो और 60 मिलियन तुम मुझे पे करोगी। वो कहती इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। तो ग्रैंडपा कहते ठीक है इसे कोयले की खान में भेज दो, तुम लाइफ टाइम तक वहाँ काम करोगी और मेरे कर्जों को चुकाओगी। वो तो काफी रोती, बॉडीगार्ड्स उससे लेकर चले जाते और तभी इजहार कहता है यूना से तुम डिवोर्स चाहती हो ना, मैं तैयार हूँ देने के लिए। फिर आगे जब दोनों का डिवोर्स तो फाइनल हो जाता है। वो कहता है यूना तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना, तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम मुझे अब कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे यानसाओ अलग होना तो लाइफ का एक पार्ट होता है ना, तुमने सोचा था ना मैंने सोचा था कि हम कुछ इस तरह से अलग होंगे, पर मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए विश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम मुझे कभी ना मिलो। जाओ तो यूना को जाते हुए देखता है, उसे बहुत ही अफसोस होता है, रोना आता है। और यूना यहाँ पर काफी खुश होती, सोचती लाइफ में हमारे बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, हम गलत लोगों को चूज कर लेते हैं और धोखा मिलता है, विश्वास टूटता है, पर कोई बात नहीं, हमें तो बस खुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हर रात की सुबह तो होती है ना, तुमसे तुम्हारी लाइफ को कोई ले नहीं सकता और आगे बढ़ना यही तो जिंदगी है, और मुझे आज दूसरी जिंदगी मिली है। यहाँ पर वो काफी खुश होती है अपनी आजादी को पाकर। तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यूना का फैसला कैसा लगा। और मेरे ख्याल से हर गलती की और झूठ की माफी नहीं होती, यूना का फैसला 100% करेक्ट था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।